दीदी वो इतना उसको 90 प्लस आते हैं हर क्लास में, बट 10th में ही उसको पता नहीं 79% आ रहे हैं उनको। क्या पता यार। कोई कोई तो बहुत खुश है कि चलो अच्छा हुआ ज्यादा मिल गए, कोई कोई दुखी हो रहा है कि कम में वो है। वो तो बेचारे बैठ के रो रहे थे कि 10% कैसे गिर गया। ओ माय गॉड। रोने की जरूरत एग्जाम दे सकते हो तुम लोग इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। रोने की जरूरत अरे नहीं है। अरे अगर एग्जाम जाके दिया और पता नहीं कि भाई अगर एग्जाम वाला सिलेक्ट करेंगे और पता चला और गंदे मार्क्स है एग्जाम देने में, तो तो फिर क्वेश्चन ही मत पता नहीं करो क्या ना। होगा। हाँ वही क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं? मतलब एग्जाम भी नहीं देनी, परसेंटेज से कुछ भी नहीं होना चाहिए क्या तुम्हें? श्रुति। श्रुति आप इतने गुस्से में क्यों हो? ऑल वेल? अरे मैम ऐसा नहीं है, मतलब इतना अच्छा परसेंटेज मिल रहा है तो फिर खुश रहो ना, तो हमेशा कंप्लेन करने का क्या मतलब होता है? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे दोस्त नहीं है वो रो रहे हैं। तेरे फ्रेंड को बोल अपने दूसरा घरों रिलेट अपने क्यों ले साथ रहा है रखे, ये? तेरे साथ शेयर भी ना करे पर। पार्थ डर गया। पार्थ कह रहा है मैं खुश हूँ श्रुति, मैं खुश हूँ। अरे पार्थ। मैं खुश हूँ, मेरे दोस्त, मैं क्या करूँ। प्रभात आपने लिखा है कि आपका ग्रेड गलत डाला है। आपके परसेंटेज कितने हैं वो तो आपने बताया नहीं। 67। ओके। तो ग्रेड क्या है? एबीसीडी भी लिखा है क्या आगे ग्रेडिंग में? मार्क्स जिस सब्जेक्ट के जितने मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स है। अच्छा ओके। समझ गए समझ गए। हाँ, ग्रेड्स में कुछ कुछ गलतियां हैं, यानी 93 हाँ, में A1 दिया है और 92 में A2 दिया है, ऐसे कुछ है। तो ग्रेड का जब क्राइटेरिया क्या है वो नहीं लिखा है कहीं पे? नहीं, जबकि ग्रेड्स में 90 से अबव A1 का ग्रेड होता है। समझ गई। तो 91 को A2 लिख दिया है, पर ग्रेड तो कहीं मैटर करता ही नहीं है ना वैसे भी। परसेंटेज हाँ। मैटर करेगा वो तो। ठीक है ठीक है। ओके। बढ़िया। चलो जान छूटी और क्या। पता तो चला कितना आया कितना नहीं। अब रिलैक्स होके 11th पढ़ सकते हो आप लोग। लेट अस स्टार्ट। कर देते हैं। कहाँ पे थे हम, एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि एक ग्रिप बैठे। अपन लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। ये चैप्टर में अपन ने पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में सीखा जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। श्रुति, यशु आपके साथ है आज? नहीं मैम, वो आज नहीं आई है ट्यूशन। नहीं आई है, ठीक है, मैं वही पूछ रही थी एब्सेंट क्यों है। तो इंडिफरेंस कर्व हमने एक सीखा जो होता है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके अपन ने 5 प्रॉपर्टीज सीख ली थी। तो वो टॉपिक एक बार के लिए खत्म हो गया था। फिर हमने हमारा बजट लाइन स्टार्ट किया था। बजट लाइन का मतलब होता है कि हमारे पास कितना पैसा है टोटल, और हम दो गुड्स पे वो पैसा पूरा का पूरा स्पेंड कर रहे हैं। एंटायर मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन सम पर्टिकुलर टू गुड्स, वन इज गुड एक्स एंड अनदर वन इज गुड वाई। जब हम पूरा खर्चा कर देते हैं ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है। ये लैपटॉप में एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं दिख रही, वो हाथ हिल जाता थोड़ा सा, बट ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन, दैट इज योर बजट लाइन। इसके अंदर हमने क्या किया, तीन चीजें कांस्टेंट अज्यूम की हुई है। प्रोडक्ट वन का मतलब एक्स का प्राइस, प्रोडक्ट वाई का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, और हमारे हाथ में जो इनकम है पर्टिकुलरली वो कांस्टेंट है। ये तीन चीजों को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। उसके हिसाब से फिर हम क्वांटिटी एक्स और वाई की डिसाइड करते हैं। इसके स्लोप के बारे में भी हमने देखा था। बजट लाइन का स्लोप, हर किसी के स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इतना हमने कर लिया था। हमको अब शिफ्ट ऑफ बजट लाइन करना है और रोटेशन। पहले दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, शिफ्ट और रोटेशन। ये दो वर्ड्स हमने पीपीसी कर्व में भी किए थे। अगर मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलरली मेरी बजट लाइन है, अगर मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज करके पूरी बजट लाइन आगे को कर दूं या पूरी बजट लाइन पीछे को कर दूं, उसको शिफ्ट बोलते हैं। सपोज आप एक सीट पे बैठे हो और मैं आपको बोलूं कि वहां से खड़े हो और जाके लास्ट बेंच पे जाके बैठो, तो आपने पूरा शिफ्ट किया। दोनों चीजें, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए।
इन द सेम वे अगर मैं रोटेशन बोलती हूँ तो रोटेशन का मतलब होता है कि कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट रहता है। सपोज ऐसे, ये रोटेशन हुआ। एमयू नहीं पढ़ रहे नमन यहाँ पे इस चैप्टर में? मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, शिफ्ट इनकम पे होगा। यस, इनकम करेक्ट वर्ड है, एमयूएम रॉन्ग वर्ड है। तो शिफ्ट हमने समझा, जब दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। और रोटेशन का मतलब होता है एक कोऑर्डिनेट सेम रहता है, दूसरा चेंज होता है। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। मतलब एक कोऑर्डिनेट सेम रहता है, दूसरा चेंज होता है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। और अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। अब क्या रीजंस हैं क्यों ये शिफ्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पर पहले मीनिंग पता होना चाहिए होता है। सबसे पहले शिफ्ट। शिफ्ट तब होता है जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो हमारी बजट लाइन क्या होगी? शिफ्ट। अब एक बात देखो, सपोज मेरे पास हाथ में 500 रुपए थे, तो मैं ये कमोडिटी खरीदती थी एक्स और वाई की। कितने रुपीज में? 500 रुपए में। अब मम्मी ने मुझे 200 रुपए और दे दिए। अब मेरा बजट हो गया टोटल 700 रुपए का। अब आप मुझे बताओ कि मेरी बजट लाइन यहाँ राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जाएगी? राइट साइड। जब भी इंप्रूवमेंट आती है, 500 रुपए में अगर मैं एक्स इतना खरीद सकती हूँ तो 700 में तो उससे ज्यादा ही खरीद पाऊंगी। सिमिलरली 500 में अगर मैं वाई इतना खरीद रही हूँ तो 700 में तो मैं ज्यादा ही खरीद पाऊंगी, मेरे पास ज्यादा पैसा है। तो जब आपका बजट बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है, तो आपका बजट राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड भी बोल सकते हो। इन द सिमिलर वे 500 रुपए का मम्मी ने 200 ले लिया, 300 ही रुपए रह गए हमारे पास। अब हम कम कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे। कम मतलब नियर टू जीरो, मतलब लेफ्ट साइड पे हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। ये रहा बुक का डायग्राम। ये सेंटर वाली ब्लू लाइन जो है, यहाँ पे हमारे पास 60 रुपीज थे। अगर हमारे पास 60 के बदले 120 हो जाते हैं तो हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट वर्ड पे ध्यान देना है। और अगर हमारे पास 60 के बदले 30 रुपीज हो जाते हैं तो हमारा कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो सिंपली शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। शिफ्ट आपका दो जगह पे होता है, या तो राइट साइड पे या तो लेफ्ट साइड पे। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो राइट साइड चला जाता है बजट लाइन, एरो बनाना जरूरी है। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो आपका बजट लाइन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। आपका एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिंपल दो लाइनें बनाओगे तो किसी को क्या पता कि पहले वाली कौन सी थी और बाद वाली कौन सी है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू शो कि वो आगे जा रहा है या वो पीछे आ रहा है। एरोज आर इंपॉर्टेंट। तो एक चीज समझ आई कि बजट लाइन शिफ्ट कब होता है? जब इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन शिफ्ट होता है। कब होता है बजट लाइन शिफ्ट? जब इनकम में चेंज आता है। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं माइक्रो में। आई से नहीं करते, वाई से करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे रोटेशन। ऐसे रोटेशन के डायग्राम्स होते हैं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जनरली रोटेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कैसे जो रोटेट होता है, एक समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। देखो, एक बात समझना, कभी भी किसी कर्व में चेंज आता है ना, रोटेशन या शिफ्ट, उसका रीजन यही होता है कि जो चीज हमने कांस्टेंट अज्यूम की थी ना, वो अब कांस्टेंट नहीं है। जैसे पीपीसी अगर आपको याद हो तो पीपीसी में हम रिसोर्सेज को कांस्टेंट करते थे और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट अज्यूम करते थे। जब इन दोनों चीजों में चेंज आता था ना, तो हमारा पीपीसी आगे या पीछे मूव करने लग जाता था। इन द सिमिलर मैनर,
इस चैप्टर में हमारे मतलब इस बजट लाइन में हमारे पास पीएक्स, पीवाई और इनकम तीन चीजें कांस्टेंट थी। इनकम के चेंज होने से शिफ्ट होता है और इनके प्राइजेस में चेंज होने से रोटेशन होता है। अब प्राइस एक में चेंज होगा तो रोटेशन होगा, दोनों प्राइजेस में चेंज होगा तो शिफ्ट हो जाएगा, पर शायद वो दोनों वाला बुक में नहीं है, तो प्राइस हम एक का ही एट अ टाइम चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। आप लोगों से मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। इनका छोड़ो डायग्राम, हमारा एक बजट लाइन है, ठीक है। मेरे पास रुपीज हैं 60, ध्यान देंगे सब इधर। एक बजट लाइन है, मेरे पास रुपीज हैं 60। ये जो बजट लाइन पे डायग्राम है ये क्वांटिटी बनती है, यहाँ पे प्राइस नहीं है। ये क्वांटिटी गुड एक्स की है, ये क्वांटिटी गुड वाई की है। मेरा जो गुड एक्स है वो 1 रुपए का एक है, और मेरा जो गुड वाई है, सेम नहीं लेना चाहती दोनों को, इसलिए वो 2 रुपए का एक कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, कितने रुपए मेरे पास? 60 रुपए। अब अगर कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं पहले गुड एक्स ले ही नहीं रही हूं, तो मैं गुड वाई कितने ले पाऊंगी? 30 क्वांटिटी, क्योंकि वो 2 रुपए का एक है, मेरे पास 60 रुपए हैं, तो 30 क्वांटिटी लूंगी तो 60 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे प्रोडक्ट वाई का प्राइस फॉल हो गया, दोनों प्रोडक्ट का प्राइस फॉल नहीं हुआ, सिर्फ मेरे प्रोडक्ट वाई का प्राइस फॉल हुआ, मतलब ये जो चीज 2 रुपए की थी अब वो 1 रुपए की है, तो मुझे ये बात बताओ, प्राइस के फॉल होने की वजह से मैं क्वांटिटी अब ज्यादा खरीद पाऊंगी या कम? बाकी सब ज्यादा। ज्यादा खरीद पाएंगे। कोई भी चीज सस्ती होती है तो हम ज्यादा खरीद पाते हैं। इसी वाले केस को ले लेंगे तो ये 0 खरीद रहे हैं अगर एक्स, तो पहले वाई 30 खरीद पाते थे क्योंकि 60 रुपए में 30 ही आते थे, लेकिन अगर अब वो 1 रुपए का हो गया तो मैं 60 खरीद पाऊंगी ना क्वांटिटी। तो अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता होता है, ध्यान से सुनना, तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदी जाती है, क्योंकि वो सस्ता हो गया ना इसलिए। तो प्राइस और क्वांटिटी का ऑपोजिट रिलेशन होता है। अब जैसे इनके केस में प्रोडक्ट एक्स का प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल हो गया, डायग्राम में हम प्राइस नहीं दिखा रहे, डायग्राम में हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं। तो प्राइस फॉल होने की वजह से क्वांटिटी क्या हो जाएगी? राइट साइड पे शिफ्ट, इंक्रीज। सस्ता हुआ तो ज्यादा खरीद पाएंगे अब हम उतने ही पैसों में। पहले भी 60 ही रुपए थे, अभी भी 60 रुपए है, पर पहले 30 क्वांटिटी आती थी, अभी 60 क्वांटिटी आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया। और वाई का क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके प्राइस में चेंज ही नहीं आया, तो लौट पे। तो 4 केसेस है, प्रोडक्ट एक्स का प्राइस फॉल हुआ, प्रोडक्ट वाई का प्राइस फॉल हुआ, प्रोडक्ट एक्स का प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्ट वाई का प्राइस बढ़ गया। जैसा प्राइस के साथ होता है उसका ऑपोजिट क्वांटिटी के साथ होता है। तो क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट एक्स का प्राइस फॉल हुआ, इसलिए एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ पे प्रोडक्ट वाई का प्राइस फॉल हुआ, इसलिए वाई की क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ पर एक्स का राइज हुआ, प्राइस प्राइस बढ़ गया, मतलब महंगा हो गया वो प्रोडक्ट, मतलब हम कम खरीद पाएंगे, क्वांटिटी कम सिर्फ एक्स की। और अगर प्रोडक्ट वाई का प्राइस बढ़ गया तो वाई की क्वांटिटी हम कम खरीद पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक। जो चीज महंगा हुआ वो कम खरीदेंगे, जो चीज सस्ती हुई वो ज्यादा खरीदेंगे, और जो चीज के ऊपर इफेक्ट आया है उसी का डायग्राम में शिफ्ट आएगा, मूवमेंट आएगा, आगे पीछे रोटेशन होगा। सो 5 चीजें हमने पढ़ी। एक हमने पढ़ा जब इनकम में चेंज आता है, इनकम में चेंज आता है तो दोनों कमोडिटीज आप ज्यादा या कम खरीद पाते हो, जिसको शिफ्ट बोलते हैं। और दूसरा,
प्राइस एक्स में या प्राइस ऑफ वाई में भी चेंज आता है। अगर प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। ये पहले था क्वांटिटी अंदर। अगर प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये पहले था और क्वांटिटी आगे को बढ़ गई। बढ़ना हमेशा राइट साइड पे होता है और कम होना हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। इन द सिमिलर मैनर, अगर प्राइस ऑफ गुड Y कम हुआ तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो Y में हमको चेंज करना है, और अगर कम होता तो नीचे आ जाता। तो जब एक सेम रहता है दूसरा चेंज होता है उसको रोटेशन बोलते हैं, और जब दोनों चेंज होते हैं तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। लेट मी नो एवरीबडी, इतना क्लियर है सब कुछ? एक दो बार रिपीट कर दिया ताकि बोर हो भले पर समझ आ जाए आपको। बढ़े आगे। सिया क्लियर हुआ? कुलदीप? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ही टॉपिक बाकी होना चाहिए। हाँ, एक ही टॉपिक बाकी है हमारा। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर 3 पार्ट्स में, इंडिफरेंस कर्व में, बजट लाइन में और उनके इक्विलिब्रियम में। अब हमने इंडिफरेंस कर्व सीख लिया विच इज अ कॉन्वेक्स शेप। हमने बजट लाइन सीख ली विच इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे एक ही डायग्राम में एंड वी विल गेट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, टेंजेंट होगा। देखो, इनका डायग्राम बिना देखे पहले अपन बनाते हैं एक बजट लाइन। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पे आप दो लाइंस टच होती हैं आपकी। जैसे अगर अपन वो आपको यूटिलिटी वाले वन कमोडिटी केस की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व कैसे आता था? ये पीएक्स लाइन होती थी, ये यूटिलिटी होता था। जहां वो टच करते थे दोनों आपस में वो इक्विलिब्रियम होता था। टू कमोडिटी केस में भी एक इधर से आता था एक इधर से आता था, जहां पे वो टच करते थे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एक्चुअली इक्वल हुआ ना वो वर्ड, जहां पर दो लाइंस टच करती हैं। तो यहाँ पर भी हमको इक्विलिब्रियम बनाना है, तो पहले हम एक बनाएंगे बजट लाइन। ये हमने बनाई हमारी बजट लाइन। एक हम बनाएंगे आईसी कर्व, ये बुक में बनता नहीं है ढंग से मुझसे। सी शेप में जो पॉइंट पे ये टच होता है इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट मतलब वो थोड़ा सा टच करके जाता है। जिस पॉइंट पे ये टच करके जाते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये देखो, ये जो डार्क वाली लाइन है ये आपकी बजट लाइन है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमेशा ई नाम देना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, पर इसके दो कंडीशंस हैं, वो दोनों कंडीशन समझते हैं। For equilibrium point we have two conditions. First condition is इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। स्लोप ऑफ बोथ द लाइन शुड बी इक्वल। इसका मतलब है वो टच होने चाहिए एक दूसरे से। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का नाम क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस। और बजट लाइन के स्लोप का नाम होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। तो जहां पर ये दोनों स्लोप इक्वल होंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये आपकी पहली कंडीशन। हाँ हाँ, वो वैल्यू वही आती है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आती है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन वैल्यू होती है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है वो। लेकिन स्लोप का नाम, इसका कुछ नाम नहीं है, इसका फॉर्मूला पी एक्स अपॉन पी वाई है। सो पहली कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम की होती है जहां पर आपके दोनों कर्व्स का स्लोप इक्वल होता है। एक कर्व के स्लोप का नाम है एमआरएस और दूसरे कर्व के स्लोप का नाम है पी एक्स अपॉन पी वाई। जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा।
एंड सेकेंड, और ये लिखा है कि वो टेंजेंट होगा. Second point is IC should be convex to the origin at the point of equilibrium. ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. आप इस पॉइंट से अगर आईसी कर्व को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी कॉन्वेक्स शेप नजर आएगी आपको. सो इक्विलिब्रियम के पॉइंट से जब आप आईसी कर्व को ऑब्जर्व करोगे इधर से खड़े होके तो आपको वो कॉन्वेक्स नजर आना चाहिए. दीज आर द टू कंडीशंस. सेकेंड कंडीशन तो बच्चों वाली है, वो कॉन्वेक्स ही होता है आईसी कर्व, बट फिर भी लिखना पड़ता है वो हमको. दैट्स इट. एक बार फिर से बताती हूँ. एक और चीज, वो लोग ऐसे बोलेंगे एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अब जो चैप्टर 3 था ना, 1 मिनट होल्ड करना है, ये हो जाए पूरा बैकग्राउंड में. हाँ, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है ना, चैप्टर 3 भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही था, और ये वाला क्वेश्चन भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही है. तो वो लोग आपको मेंशन करके देंगे एग्जाम में, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस. अगर यूटिलिटी एनालिसिस लिखा है इसका मतलब चैप्टर 3 वाले की बात कर रहे हैं. फिर वो 1 कमोडिटी केस हो सकता है या 2 कमोडिटी केस हो सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में हो. और अगर वो लिखते हैं एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी कर्व, तो फिर वो चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ध्यान रखना, चैप्टर 3 में भी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही था, 4 में भी वही है. अब ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व. कभी भी सीधी कंडीशन नहीं लिखते. जैसा इन्होंने लिखा है, पहले शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन से कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है. उसका मतलब होता है जिस पॉइंट पे वो पर्सन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है. फिर आपको कहने का कि इस कंडीशन, इसके लिए 2 कंडीशंस है हमारे पास. पहली कंडीशन है कि दोनों कर्व्स के स्लोप इक्वल होने चाहिए. एक के स्लोप का नाम MRS है और दूसरे के स्लोप का नाम PX/PY है. ये इक्वल होने चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन होती है कि हमारा आईसी कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे कॉन्वेक्स होना चाहिए. ये 2 लिखने के बाद फिर आप बोलोगे कि हम तुमको डायग्राम बना के समझाते हैं. ये उन्होंने वही वही चीज बार बार रिपीट कर रखी है. फिर आपको ये डायग्राम बनाने का कैसे, पहले बजट लाइन बना देने की और ध्यान से ऐसे एक पॉइंट से टच करके आईसी कर्व बना देने का. इस पॉइंट को ऐसे मार्क करके इक्विलिब्रियम लिख देने का. लाइंस के नाम लिख देने के, ताकि नीचे जब आप एक्सप्लेन करो, जैसा मैंने आपको बताया था कि डायग्राम कभी भी एंड में लीव नहीं करते,
इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेनेशन करना रहेगा। तो डायग्राम में आप ऐसे बोलोगे कि हमने जो पॉइंट ई लिखा है वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जो हमने ए बी लाइन बनाई है वो हमारी बजट लाइन है, जो हमने आई सी लिखा है वो हमारा इंडिफरेंस कर्व है। पॉइंट ई पे हमारी दोनों कंडीशन जो है ऊपर हमने मेंशन करके बता दिया तुमको, वो दोनों कंडीशन पॉइंट ई पे सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब पॉइंट ई हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो बेसिकली डायग्राम के नीचे जो आप एक्सप्लेनेशन करते हो ना, उसमें बस आपने डायग्राम में क्या बनाया है वही लिखना होता है, पर वो लिखना जरूरी होता है। सो इन दैट मैनर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये वही चीज लिखी है जो मैंने अभी बोली, ये फालतू एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा है। अगेन पहली कंडीशन समझा रखी है, अगेन दूसरी कंडीशन समझा रखी है, ये करने की जरूरत नहीं है। दैट्स जस्ट योर कंडीशन कि वो दोनों चीजें इक्वल होना चाहिए। सो ये आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। एक बार फिर से बताऊंगी लिखना कैसे है। दिस इज अ 4 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी कर्व एंड बजट लाइन। फर्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताओगे आप। सेकंड, दो जो कंडीशंस हैं वो लिखोगे। थर्ड, डायग्राम बनाओगे, इसमें शेड्यूल की जरूरत नहीं है। और फोर्थ, डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। दीज आर स्टेप बाय स्टेप योर 4 मार्क क्वेश्चन। इसी को टीचर 6 मार्क में भी दे सकती है, वो फिर उनकी मर्जी होती है कि वो किस में ज्यादा मार्क देना चाहे किस में कम, बट स्टैंडर्ड तरीका लिखने का यही रहता है। ठीक है, आई गेस 2 more hot questions and then we'll be done with the chapter। तो दोनों क्वेश्चंस हम आज ही कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। हाउ विल द कंज्यूमर मूव अलोंग हिज इंडिफरेंस कर्व इन अ सिचुएशन व्हेन एमआरएस इज ग्रेटर देन पीएक्स अपॉन पीवाई। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है और बजट लाइन का स्लोप जो है वो कम है। एक सीधी बात समझना, जब एमआरएस ज्यादा होता है ना तो हम एक्स कमोडिटी ज्यादा खरीदते हैं। The consumer should move downward to the right along the IC curve. Convexity of the IC ensures that as the consumer move downward to the right, his IC MRS tends to fall। जैसे जैसे वो नीचे नीचे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका MRS कम होता जाएगा। MRS क्या होता है? IC कर्व का स्लोप होता है ना, तो MRS ज्यादा है, कम करना है तो आपको X कम करना है, तो X कमोडिटी ज्यादा खरीदते रहना पड़ेगा, Y कमोडिटी कम खरीदते रहना पड़ेगा, तो जाके आपका MRS कम हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ। दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व विच इज एक्चुअली योर MRS। आपका MRS ज्यादा है, सपोज यहाँ ए पॉइंट पे, आपको MRS कम करोगे तभी वो इक्वल आएगा ना। इक्विलिब्रियम तो तभी सेट होता है जब वो इक्वल आता है, तो दैट मीन्स आपको MRS कम करना है। कम मतलब नीचे की तरफ आओगे तो कम होगा ना। सपोज आपको पॉइंट बी पे आना है, कोऑर्डिनेट्स में वेरीफाई करके देख लो, आपको एक्स ज्यादा कंज्यूम करना है, वाई कम। कंज्यूमर शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ वाई, ताकि वो जैसे जैसे एक्स कंज्यूम करता जाएगा वो नीचे 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 आता जाएगा। एमआरएस नीचे आएगा तो वो ग्रेटर देन के बदले इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी उसकी वैल्यू ज्यादा है, हमको उसकी वैल्यू कम करनी है। कम करनी है तो उसको आगे की तरफ राइट साइड को मूव करना पड़ेगा। राइट साइड को जैसे जैसे मूव करेगा एक्स क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वाई वाली क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो वो इक्वल हो जाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर, अगर आपका एमआरएस बहुत कम है, मतलब वो इतना नीचे पहुंच चुका है, आपको एमआरएस ज्यादा करना है,
नीचे से ऊपर वाली स्टेट में जाना है, बैक साइड जाना है, तो आपको एक्स एक्सिस कम करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस बढ़ानी पड़ेगी। ये लॉजिक समझ आ गया? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। बजट लाइन के साथ हमको कुछ नहीं करना, हमको हमारे इंडिफरेंस कर्व में देखना है कि हमको नीचे की तरफ आना है या ऊपर की तरफ जाना है। अगर आपको एमआरएस फॉल करना है तो मतलब आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तब वो नीचे फॉल होता है। अगर आपको एमआरएस राइज करना है तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो राइज होता है। तभी वो इक्वल होंगे। जब आप नीचे की तरफ आओगे तो एक्स बढ़ेगा और वाई कम होगा, और जब आप ऊपर की तरफ जाओगे बैक साइड पे, तो आपका एक्स कम होता जाएगा और आपका वाई एक्सिस बढ़ता जाएगा। एक बार सेल्फ रीड करना ये क्वेश्चंस। अगर ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं समझ में आया कि क्या किया इन्होंने, तो मुझे कल बताना वापस, मैं कल वापस से समझा दूंगी। और अगर लगता है कि क्लियर हो गया तो फिर कल फिर अपन बीएसटी करेंगे। ये चैप्टर अपना पूरा फिनिश हुआ। इंडिफरेंस सेट सीखा, कर्व सीखा, मैप मतलब एक ही कर्व पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बने हुए हैं, 5 उसकी प्रॉपर्टी सीखी, बजट सेट सीखा, बजट लाइन सीखा, डायग्राम उनका, और उनका इक्विलिब्रियम सीखा। आज के लिए इतना रखते हैं। एक बार मैं आपको चैप्टर 3 का आप लोगों का टेस्ट आप लोगों को दे दूं चेक करके, उसके बाद फिर हम ये चैप्टर 4 का भी टेस्ट रख लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों का प्रिपेयर होता जाएगा। आज के लिए इतना, कल दीदी, मिलते हैं। हाँ पार्थ बोलो। ये चैप्टर का टेस्ट ना नेक्स्ट वीक रखना। हाँ नेक्स्ट वीक ही रखूंगी, ऐसा होगा तो नेक्स्ट मंडे रख लेंगे। पर मैं एक बार पुराना चेक करके दे दूं फिर रखूंगी, क्योंकि मेरे पास 4 क्लास के बंडल हो रखे हैं चेकिंग के, तो मैं एक हाँ, बार ये चेक कर दूं फिर ही मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट दूंगी। ओके। ओके, बाय बाय।